नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो कोरोना का है, और कोरोना का इसलिए है क्योंकि इस पे राजनीति जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में हो रही कोरोना काल में राजनीति का, जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी हर स्टेप पर आम आदमी पार्टी को फेल दिखाने में लगी हुई है। आज हम बात करेंगे कोरोना में के अंदर दिल्ली में हो रही राजनीति पर, क्योंकि अब ये जो समय चल रहा है ये एक ऐसा समय है जहां पर सभी पार्टियों को, सभी दलों को एक साथ एक मंच पर रहकर कोरोना से लड़ना चाहिए। लेकिन हो रहा है इससे उलट। दिल्ली में जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली की जो राजनीति के अंदर जो कोरोना को एक मुद्दा बनाकर एक दूसरे पर छिटानकशी की जा रही है, ये भी आए दिन सामने आती रहती है। ये राजनीति का जो घर है वो इतना बड़ा हो चुका है कि खुद गृह मंत्री भी इसमें उतर रहे हैं, और अपने जो दावे कर रहे हैं वो सीधा सीधा वो आरोप भी लगा रहे हैं उन दावों के कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी फेल हो चुकी है, कोरोना से निपटने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे साथ ब्रह्मऋषि तिवारी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसे क्या वो कारण है, क्यों उनको निशाने पर इतना लिया जा रहा है, जबकि दिल्ली का जो रिकवरी रेट है वो बेहतर हो रहा है। ब्रह्मऋषि जी, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? जी भाई साहब। जी भाई साहब, मेरा कहना है कि जिस प्रकार से जो है दिल्ली प्रदेश की सरकार कोरोना काल में जो गंदी राजनीति में जो है व्यस्त हुई पड़ी है, गंदी मानसिकता को लेकर जिस प्रकार से ऐसी वैश्विक महामारी में चल रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए पूरा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पे सभी वादे जो है दिल्ली प्रदेश के फेल होते दिख रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पास इतने हजार बेड हैं, वो सभी आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से वहां पे लोग दिल्ली में हॉस्पिटलों में जो हॉस्पिटल अच्छे होने का दावा कर रहे हैं, इतने वेंटिलेटर, इतने जो है बेडों की व्यवस्था कि हम 30,000 मरीजों को कि हमने बेड तैयार कर लिए, फिर कभी कभी वो संख्या जो है लाख तक में वो पहुंचा दे रहे थे। तो आज आप वो देख सकते हैं उनके दावों की पोल जब से उसमें हस्तक्षेप करके केंद्र सरकार ने, माननीय अमित शाह जी ने किया है, आज स्थिति फिर से दिल्ली की सुधरने लगी है। ठीक है। लेकिन आपको उत्तर नहीं प्रदेश लगता का कि जो उत्तर जो प्रदेश का आप जो उत्तर जी, प्रदेश उत्तर का आप प्रदेश पे देख भी रहे मैं हैं कि आऊंगा, ये पर हमारा आज जो है अमेरिका जी अमेरिका तक में और पूरे विश्व में डब्ल्यूएचओ भी कहती है कि जो मॉडल माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रस्तुत किया है उत्तर उस पर प्रदेश भी में, जितनी उस पर जो भी है उत्तर कैजुअलिटी प्रदेश पर इतनी भी जो मैं है आऊंगा, कम है। लेकिन बात अभी फिलहाल दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में खुद गृह मंत्री उतरे हुए हैं मैदान में। उन्होंने एक जी 10,000 बेड का जो अस्पताल जो तैयार किया गया है, राधा स्वामी जो सत्संग व्यास है उन्होंने एक तैयार किया हुआ है। जी। आपको नहीं लगता कि दिल्ली को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है? नहीं नहीं, दिल्ली देखिए, हाईलाइट दिल्ली अपने आप होती है। दिल्ली केंद्र है। केंद्र एक चेहरा होता है, अगर वो चेहरा अगर किसी का खराब होगा, वो बदसूरत, पूरा शरीर बदसूरत अपने आप दिखाई देगा। ये चीजें तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जी को सोचनी चाहिए थी कि जिस प्रकार की वो ढिलाई दे रहे हैं, कोई सीरियस नहीं ले रहे, देखिए सारे देखिए वादे जो भ्रम हवा भ्रम हवाई कर भ्रम रहे ऋषि हैं। जी, मैं आपको एक चीज, भ्रम ऋषि जी, मैं आपसे एक चीज कि पेशेंट का बढ़ना ये कोई वो एक ये किसी के हाथ में नहीं है। पेशेंट का बढ़ना तो यही है, क्योंकि एक वायरस ही अपने आप में एक नया है। लेकिन जो रिकवरी रेट है, अगर रिकवरी रेट कर रहे हैं तो रिकवरी रेट आज भी 71,030 पेशेंट, जो एक्टिव जो पेशेंट है वो भी आज के डेट में 25,000 है। अगर टोटल इन सबका आंकड़ों पे अगर देखा जाए तो आज का जो पेशेंट एक्टिव पेशेंट है वो 25,000 के आसपास है, और जो टोटल जो पेशेंट है अगर दिन की बात की जाए वो लगभग 1 लाख तक आज उनकी संख्या पहुंच चुकी है। लेकिन रिकवरी रेट जो है, रिकवरी रेट होता है सरकार के हाथ में, क्योंकि किस तेजी से वो उनका इलाज कर रही है, मेडिकल सुविधाएं उन तक पहुंचा रही है। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो दिल्ली का और स्टेट की अपेक्षा बेहतर है।
देखिए भाई साहब, रिकवरी रेट अगर बेहतर है, ये मानव जाति के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि भाई संक्रमण कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल रोक सकता है अगर वहां की सरकारें उस मुस्तैदी से उस चीज को लागू करे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भाई कोई करता नहीं है, उसको कराया जाता है। ये सब ऐसी यही चीजें चीज मैं होती आपसे है जानना बिल्कुल, चाह रहा हूँ। ये जब चीजें कराई यही जाती चीज है। मैं जानना चाह रहा हूँ, जब केंद्र सरकार आप एयरपोर्ट पर शुरू से ही पाबंदी लगाई जा सकती थी, वो पाबंदी 2 महीने बाद क्यों लगाई गई? यही चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अगर सरकार चाहे तो इस संक्रमण को शुरुआत में ही रोक सकती थी, बहुत नहीं अच्छे नहीं, से इसको बिल्कुल समय से हैंडल कर रोका गया सकती भाई थी, हम साहब। एक बहुत अच्छा आप मैसेज दूसरे देशों आप तक वृद्धि पहुंचा दर सकते थे। देखिए, जिस समय पूरे देश की जीडीपी नष्ट हो गई है, उस समय भी हमारा देश जो है आज भी मजबूती के साथ में खड़ा है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ही कमाल है, और ये वो बिल्कुल समय से लगा दिया गया था। हमारे हमारे साथ चलिए में चलिए हमारे से आप पहले जो है लगाया हुआ, वो आज जो है पूरे विश्व को पूरी अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में रिकवरी रेट, जैसा कि आप बता रहे हैं, रिकवरी रेट भी इतना बेहतर होता जा रहा है। नहीं, मैं दिल्ली तो की ये बात सब कर रहा कहीं हूँ, ना कहीं दिल्ली में बहुत नेतृत्व का बेहतर है ही रिकवरी काम है। रेट। जी, चलिए हमारे साथ राजीव मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संवाददाता भी हैं हमारे, और तमाम जो दिल्ली एनसीआर को उस पर फोकस करते हैं, उसकी राजनीति पर भी फोकस करते हैं, और कोरोना काल में तो ज्यादा एक्टिव बने हुए हैं। मैं इनसे भी जान लूं, राजीव जी, ये जो पूरी राजनीति का जो विषय बना दिया है, अब कोरोना काल को पूरा एक राजनीति में तब्दील कर दिया गया है। जहां पर समय था कोरोना से लड़ने का, वहां पे एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मैं खुलकर नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो सबके सामने है, वो खुद एक राजनीति में लगी, एक वर्चुअल रैली करके लोगों को संबोधित कर रही है। आपको नहीं लगता कि पहले हमें कोरोना से निपटना चाहिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो लगातार अपने पैर पसार रही है हिंदुस्तान में, आज हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। अंशुल जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर छींटाकशी करने के लिए आतुर है। जहां पक्ष अपने अपने आप को जो बेहतर दिखाना चाहता है, वही विपक्षी दल जो है वो सरकार को घेरने में लगे पड़े हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, और सत्ता पक्ष हमेशा वहां पर उनके ऊपर एक ये लांछन लगाता रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है ना, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करा पा रहे हैं, या उन्होंने जो बेडों की सुरक्षा के उन्होंने उनके लिए कहा था कि मरीजों की सुरक्षा हेतु जो बेड तैयार किए गए हैं या जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उनकी जो संख्या उन्होंने बताई थी, कहा आखिर वो पूरा नहीं कर पाए हैं, या उससे पूरा करने से पहले उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिया। इस तरह का आरोप जो है ना, सरकार इनके ऊपर लगा दी। और इनका ये कहना यह है, अरविंद केजरीवाल की सरकार का कहना यह है कि सरकार हमको अपना काम नहीं करने दे रही है। एलजी लगातार हमारे जो पीछे लगे हुए, और उनका जो विशेष तौर पर जो कहना है कि जो प्रवासी मजदूर लोग जो थे, वो दिल्ली में ज्यादा संख्या में होने की वजह से उनकी जो स्थिति है वो गड़बड़ाई है। जी। लेकिन अगर आइसोलेशन सेंटर्स की बात की जाए, बेड्स की बात की जाए, तो हमें नहीं लगता कि हमने कुछ उसको ज्यादा ही सेंसिटिव एक मुद्दा बना दिया, क्योंकि जिस हिसाब से पेशेंट आ रहे थे, और फिर एक होम आइसोलेशन की भी शुरुआत की गई थी, जिसमें आज का अगर होम आइसोलेशन देखा जाए तो आज भी 15,500 कुछ एक समथिंग एक आंकड़े हैं, 15,500 से ज्यादा का वो आंकड़ा है, वो आज घर पर ही ठीक हो रहा है। हालांकि इस पर भी राजनीति हुई थी, जो एलजी साहब थे उन्होंने कहा था कि भाई घर में आपको रहना ठीक नहीं, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। आज अगर बात की जाए, जो 10,000 का जो बेड था, उसमें कल ही लगभग 250 से 300 पेशेंट और आए हैं, कल कल की तारीख में। आज भी वहां पर अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 बेड ही खाली हैं। अगर जीटीबी अस्पताल की बात की जाए, बड़ा अस्पताल है, उसको पूरा कोविड सेंटर, कोविड अस्पताल बना दिया गया है, वो भी उसमें भी आज भी उसमें 700 से 800 बेड खाली हैं। राजीव गांधी की अगर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की अगर बात की जाए, उसमें भी आज बेड खाली है। तो आपको नहीं लग रहा कि बेड 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 करके दिल्ली सरकार को घेरने की एक कवायद थी भारतीय जनता पार्टी की? लेकिन दिल्ली की जनता भी समझ रही है कि कोरोना से अब डरना नहीं, अब लड़ना है। आपको नहीं लगता राजीव जी, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा? अंशुल जी, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि वास्तविक एक राजनीतिक मुद्दा तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। यही दूसरी बात यह है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कोरोना ने हमारे दो तरह से अटैक किया है, एक तो मानसिक, एक शारीरिक। मानसिक हमें इतना प्रताड़ित कर दिया इस कोरोना ने, तो क्योंकि इसकी अफवाहें और वो इतना लगातार, इतना कहना चाहिए कि सरकार के जागरूक अभियान चलाने के बाद भी हमारे जो दिमाग है उनमें ये चीज घर करके बैठ गई है कि कोरोना पता नहीं क्या कर देगा, मतलब परिवार का परिवार खत्म हो जाता है घर में रहने से, या पूरा परिवार क्वारंटाइन की चपेट में आ जाता है। मतलब इस तरह की जो मानसिकता है वो हमारे अंदर घर कर गई है।
वही दूसरी तरफ अगर बात करें शारीरिक की, तो जो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर पर रह के स्वस्थ हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे उन्होंने वो अपने घर का बना हुआ काढ़ा पिया हो, डॉक्टर की नॉर्मल जो दवाइयां हैं, जो पैरासीटामोल आदि वगैरह जो भी घर में उपलब्ध होती हैं, वो दवाइयां खाई हो। लेकिन जी कोरोना ने, ये तो हम कह सकते हैं अंशुल जी, कि दो तरह से अटैक किया, एक शारीरिक, मानसिक। जी ठीक है। ब्रह्मऋषि तिवारी जी कुछ बोलना चाह रही हैं। तिवारी जी बताएं। भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि भाई राज्य सरकार को, दिल्ली सरकार को जो है जो घेरने का काम कर रहे हैं कि उन्होंने एहतियात नहीं बरती। मैं इस पर बिल्कुल स्पष्ट आपसे जी कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल एहतियात नहीं बरती। अभी जो है ईद का समय था। ईद के समय में जिस प्रकार से उनके जी। बाजार खचाखच भरे हुए थे और जिस प्रकार से उन्होंने छूट दे दी थी, क्या वो संक्रमण का कारण नहीं था? क्या वो बिल्कुल कोरोना लेकिन लेकिन विस्फोट का दिल्ली काम नहीं सरकार था? तो हर लेकिन दिल्ली सरकार तो हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और लगातार वो ये बोल रही है कि हमने तो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो किया है। नहीं नहीं, कौशिक जी, एक फॉलो करना और एक अपील करना एक अलग होता है, और एक उसका सख्ताई से पालन कराना। क्योंकि हर व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ऐसा नहीं है, वो ये सोचता है कि कोरोना कुछ नहीं है, चलो हम चलते हैं, हम थोड़ी होंगे। जिस प्रकार से वहां पे भीड़ हुई है, वो ये दर्शाता, वो एक राज्य सरकार की, दिल्ली सरकार की नाकामी को साफ दिखाता है। अब यही देखिए, कांवड़ का कार्यक्रम आने वाला है। अभी ये 6 तारीख से कांवड़ का जी है। इसमें हरियाणा सरकार, जी उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने ज्वाइंट मिलके ये डिसीजन लिया है कि इस बार कांवड़ यात्रा नहीं की जाएगी। कहीं भी अपने शिवालयों में, जी अपने नजदीकी स्थानों पे, अपने जो भी मंदिर हैं वहां पे आप जो है जल अर्पण करके जो है उस चीज को रखें। क्योंकि उसमें अगर संक्रमित होने का, और बहुत ही बड़ी संख्या में, क्योंकि वहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहां संक्रमित होने का जी। जो है डर है। तो क्या इतना बड़ा फैसला लिया गया है, और वो भी तीनों सरकारों को मिला के, तो इसी प्रकार के मजबूत फैसले लेने की आवश्यकता थी अरविंद केजरीवाल जी को, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम हो गए। चलिए, आपने बात की कि उन्होंने गाइडलाइंस को भी ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया और जितनी सख्ताई की उनको जरूरत थी, दिल्ली में जरूरत थी, वो नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो नहीं हो गए। भारतीय जनता पार्टी जो एक विपक्ष के तौर पर दिल्ली में है, उन्होंने क्या काम किया? क्या उन्होंने सरकार से कोई अपील की, केंद्र सरकार से अपील की हो? बिल्कुल हाँ, उन्होंने बिल्कुल राजनीति जरूर की, सरकार। क्योंकि उन्हें पर्चे बांटे। मैं बताता हूँ, एक पर्चा उन्होंने बांटा, उसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार फेल है। क्या उस वक्त, क्या आपको नहीं लगता था कि सभी दलों को, सभी संगठनों को, सभी पार्टियों को एक ही मंच पर आकर केजरीवाल सरकार के साथ आकर, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी, एक मंच पर आकर लोगों से अपील करनी चाहिए थी कि आप लोगों घरों में रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें? आपने वहां से ध्यान हटाकर सिर्फ एक राजनीति की रस्साकशी शुरू कर दी थी। ऐसा ही ये कहना महोदय गलत होगा कि इस प्रकार की रस्साकशी की है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी मुख्यमंत्रियों की जो है मीटिंग एक साथ में ली थी, सबको गाइडलाइन दी गई थी, सबको बिल्कुल आश्वासन दिया गया कि केंद्र जी सरकार की किसी भी मदद की आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बातों को ना तो उन्होंने फॉलो किया, ना ही उनसे किसी इस समस्या से निपटने के लिए सच्चे मन से ना ही उन्होंने प्रयास किया। उनका तो एक उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से चलिए, सरकार को बदनाम किया जाए, केंद्र सरकार पे आरोप मढ़े जाए। कायदे में दिल्ली के विनाश का कारण केवल और केवल केंद्र, ये केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी, चलिए और उसके अलावा केजरीवाल जी, कोई नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं जो फील्ड में मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। हमारे साथ राहुल शर्मा है। राहुल, जो ग्राउंड की जो रिपोर्ट है कोरोना का लेकर, क्या लोगों के अंदर भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि पीछे जो हुआ कि आपको होम आइसोलेशन से आप ठीक हो सकते हैं, फिर राज्यपाल ने उस ऑर्डर को डिसमिस कर दिया, फिर 2 दिन बाद कहते हैं नहीं आप घर पे रहिए, घर से ही ठीक हो जाएंगे। क्या लोग जो है वो कंफ्यूज नहीं है इस तरह के जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं? जी, लोग बिल्कुल कंफ्यूज हैं और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि लोग ना एक रसमंजस में है कि हम करें तो करें क्या। तो अगर हम लोग आम आदमी अगर हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल वाले उसे लेते नहीं है, और होम क्वारंटाइन अगर उसे अपने आप को करता है वो, तो वहाँ वो ठीक नहीं होता है। अगर वो ठीक होना भी चाहे तो कैसे हो? अगर डॉक्टर से सलाह ले तो डॉक्टर वो फोन जी पे नहीं आते। जो उन्होंने एक गाइडलाइंस, एक कॉल नंबर अपना दिया हुआ है
इस पे हम कॉल करके हमसे आप डिस्कस कर जी सकते हैं, वो कॉल नहीं है। तो जी आम आदमी जी बीच में पिस रहा है, मतलब एक राजनीतिक बीच में पिस रहा है वो, कुल मिला के। जी 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 जी। चलिए, राजनीति में पिस रहा है, वही चीज निकल कर आ रही है। उदित भी हमारे साथ है, उदित से भी जान लेते हैं। उदित, आप तो ग्राउंड पे रहते हैं, आपके आसपास भी बहुत सारे कोरोना के पेशेंट निकले हैं। आप खुद गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। गाजियाबाद के एक विधायक थे, लोनी से एक विधायक थे, उन्होंने कहा था कि कोरोना अगर हिम्मत है तो हमारे विधानसभा में एंट्री करके दिखाए। उसके बाद जो स्थिति वो भी सबके सामने है। लेकिन जो जनता है वो तो कंफ्यूज वाली स्थिति में आ जाती है ना, जब हमारे नेता एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दे को छोड़कर अपनी राजनीति को भुनाने में लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मान रहा हूँ। लेकिन मेरे सामने अभी ऐसा ऐसा कोई मामला नहीं आया है लोनी में कि कोई कोरोना का पेशेंट निकला हो। लेकिन ऐसे बयानों से मैं चाहता हूँ कि विधायक जी को, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमारे गाँव में आके दिखाए या लोनी विधानसभा में आकर दिखाए कोरोना। कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है। और ये चाहूँगा उनको ये कहना चाहिए कि जब भी उसको देख रहा हूँ ट्विटर पे या फेसबुक पे, वो किसी भी मंच पे मास्क का नहीं करते हैं। तो ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए, मैं यही कहूँगा। ठीक है, राजीव मिश्रा जी हमारे साथ है। राजीव जी, जो हमारे नेताओं के बयान हैं और जो उनका इम्प्लीमेंटेशन का जो समय है, बयान आना और उसको इम्प्लीमेंट करना, या तो एक आपको नहीं लग रहा कि इतने एक बड़ा जो सीरियस जो टाइम था उसमें वो उस पे ध्यान हटा के लोगों का, उसको ये ना बताते हुए कि आपको ठीक कैसे होना है, आपको घर में आपके आइसोलेशन के लिए आपको क्या चीज मुहैया करानी चाहिए, आपको दवाइयों की सुविधा क्या है। एक लोग आज भी कंफ्यूज हैं, आज भी मेडिकल स्टोर्स पे लाइन लगी हुई है। वो कहते हैं भाई कोरोना की कौन सी दवाई कोई आई, क्योंकि एक जो प्रकरण हुआ बाबा रामदेव वाला भी, अगर प्रकरण की बात की जाए, और जो दूसरी जो कंपनियां हैं वो भी आए दिन एक नई कंपनी आती है, दावा करती है कि इतनी तारीख को हम कोरोना की दवाई बना लेंगे। आपको नहीं लग रहा कि हमारे नेताओं के बयान इतनी जल्दबाजी में आते हैं और जनता जो है वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि बाहर निकलने से भी डरना है, बाहर कोरोना बैठा हुआ है, लोग डर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा एक इस मुद्दे को ज्यादा ही सेंसिटिव बना के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? देखिए अंशुल जी, अगर मैं बात करूं नेताओं की, तो नेताओं को चर्चाओं में रहना पसंद है। चाहे वो कोरोना के माध्यम से वो बातें सत्य हो या असत्य, उनसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको चर्चाओं में रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिन माननीय महोदय का आपने नाम लिया, वो बखूबी जानते हैं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम विश्व भर ने कोविड-19 लिया है, और इतनी घातक और खतरनाक बीमारी है कि जिसको लग जाती है उसे छोड़ती नहीं है। और उसके बारे में अगर ये कहना कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोरोना नहीं घुस सकता, है ना, तो ये अपने आप में बहुत दुखद है। और ये राजनीतिक स्टंट ही कहूंगा मैं उनका, कि ये एक राजनीतिक स्टंट है कि अगर वो ये कहते हैं कि मेरे जो है उसमें कोरोना नहीं आ सकता, 10 पेशेंट मैं आपको बता दूं जो उनके विधानसभा में आए हैं, कुछ ठीक भी हुए हैं, कुछ मृत्यु को प्राप्त भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो 10 लोगों को मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जीरो ग्राउंड पे भी देखता हूं। तो मैं ऐसा भी जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे वो, लेकिन केवल महज एक मीडिया में बयान देना, ये मैं समझता हूं कि चर्चाओं में रहने के लिए ही दिए जाते हैं, और नेता नेता ये चाहते हैं कि हम लोग चर्चाओं में रहें और पत्रकार हमको तवज्जो दे। इसके अलावा उनका मतलब अगर उनकी बात को अगर गंभीरता की लेने की बात करें तो गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बयानबाजी जो है ना गंभीरता से लेने योग्य होती नहीं। जी, राजीव हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत लेट हो गए आने में, आप पे तो बहुत आपके ऊपर आरोप लगा दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को जिस तरह से घेरा जा रहा है, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को कोरोना काल में जितना सेंसिटिव होना चाहिए था वो उस स्टेज तक सेंसिटिव नहीं रह पाए? आपको कैसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सेंसिटिव या नहीं रह पाई, या कैसे लग रहा ये मुझे नहीं लग रहा, ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। वो लोगों के बीच में संदेश दे रही हैं। आम आदमी
बताया, कार्यकर्ता को बता पाएगा कि सर काम आम आदमी पार्टी। हाँ जी, अंकुल जी। जी संदीप, आप कुछ नेटवर्क संदीप प्रॉब्लम जी, था। आपको मेरा सवाल शायद सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं आपके सवाल आपको क्या सवाल था अपना अंकुल दोहरा जी, दूं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के का कोरोना के विषय में कई जगह चूक रही है आम आदमी पार्टी, ये कहना चाहते हो आप? फेलियर उनके फेलियर्स लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को जितना सेंसिटिव होना चाहिए था इस कोरोना काल में, वो उतने सेंसिटिव नहीं रही है। अंकुल, मुझे नहीं लगता कि जितना भी आम आदमी पार्टी के नेताओं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना काल में जमीन पर रहकर काम किया है, किसी अन्य पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उसका 10% किया है। I don't know, मुझे नहीं लगता। ठीक है, चलिए ठीक है संदीप जी, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस है, हमको आपसे दोबारा हम संपर्क एक बार और कर लेंगे। हमारे साथ ब्रह्मऋषि तिवारी हैं। ब्रह्मऋषि जी, आपने आम आदमी पार्टी से जो संदीप हैं उनको सुना, उन्होंने कहा कि जितना काम हमने किया शायद 10% भी दूसरी पार्टियों ने नहीं किया। अब मैं राशन के मुद्दे पर भी मैं आ जाता हूँ। आप लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हमने इतने करोड़ों लोगों तक राशन पहुंचाया, आपके केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी एक आंकड़ा पेश किया। आपको नहीं लगता इस आंकड़ों के खेल में ही जनता को ये लगता है कि सभी भारत के लोगों ने राशन सरकार से उपलब्ध कराया? जो आपने बात करते हैं आप गरीबों की और आप बात करते हैं अमीरों की, लेकिन एक मिडिल क्लास जो है दिल्ली में, मिडिल क्लास भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है, जो यहाँ की जनसंख्या है। आपको नहीं लगता कि आप मिडिल क्लास को भूल जाते हैं हर जगह? देखिए, जिस प्रकार से कोरोना काल में वो एक वैश्विक महामारी थी जिसमें लॉकडाउन हो गया, 2-3 महीने तक जो है लोगों के काम धंधे। अब उसमें अगर वो किसी गरीब, क्या उसे जरूरतमंद हम कह सकते हैं कि भाई जरूरतमंद था, गरीब कहना तो उचित नहीं मैं मानता किसी को गरीब कह देना। हाँ, जरूरतमंद था जिसको बूथ स्तर से लेके बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने और जो है और भी हमारे जो है मातृ संगठन आरएसएस ने जीरो ग्राउंड पे काम किया। जिस हिसाब से इन्होंने कार्य किया है वो बिल्कुल प्रशंसनीय है और बहुत ही मैं उन्हें साधुवाद देता हूं अपने नेतृत्व को, उन्होंने इस प्रकार का जो काम करा है। ठीक है अंकुल जी, माफी चाहूंगा जी चलिए, सब जी संदीप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये हमारे माननीय बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि कोई एरिया, कोई कोई उदाहरण बता सकते हैं जहाँ पे इनके जीरो लेवल पूरा कोई चलिए, एक एरिया नहीं है ब्रह्मऋषि जी, कंप्लीटली। संदीप जी सुनिए आपके लिए सुनिए एग्जांपल बता रहे हैं। संदीप जी, कोई एक एरिया नहीं है हमारा, हमारा पूरा भारतवर्ष एरिया है। हमने आपके दिल्ली तक में काम किया है, हमने आपके दिल्ली तक में काम किया, हर एक बूथ पे काम किया है। जीरो ग्राउंड पे अगर आपको काम देखना है तो आप पता करिए अपने क्षेत्र के लोगों से कि वहां पे किसने काम किया है। ये एक ऐसी चीज है कि हम किसी को राशन मुहैया करा के उससे गवाही नहीं दिलाना चाहते कि भाई उससे गवाही दिलाई जाए कि हाँ बताइए खाइए। ये छोटी मानसिकता आम आदमी पार्टी के लोगों की है, हमने किया है और दुनिया ने देखा है, दवाई तब दिलवा दुनिया इसकी पाएंगे तो क्या साक्षी। होगी सर? सर, मुझे नहीं लगता, हम भी ग्राउंड पे रहे लेकिन हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मार्च से ही लगे पड़े हैं, ग्राउंड पे हैं। और दुख इस आम बात का कि आदमी बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री जी तो लॉकडाउन हो गए, खुद ही गायब हो गए, वो महीनों तक दिखाई नहीं दिए। नहीं सर, नहीं 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 सारे दावों की उनकी नहीं, पोल खुल सुनिए, गई। इसमें एक मेरा सवाल भी है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी ने एक 10 लाख का आंकड़ा दिया कि हमने 10 लाख लोगों को खाना खिलाया, हमने इतने लाख लोगों को खाना खिलाया, तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी ने भी एक आंकड़ा पेश कर दिया कि हमने भी इतने करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया, कच्चा कच्चा राशन, पक्का राशन, वो सब चीजें राजनीति शुरू हो गई। आपको नहीं भाई लगता कि साहब दिल्ली आपने जैसी खुद स्टेट में, जो आप राजधानी है, एक आम सेकंड मेरा आदमी सवाल हो जाने पार्टी, दीजिए, जो दिल्ली जैसी अंकुल जी, मुझे तो स्टेज यहाँ में तक स्टेट में, आपको लगता है कि दोनों पार्टियों को एक साथ एक मंच पर आकर लोगों के लिए काम करना चाहिए था, जबकि इतने पेशेंट बढ़ रहे थे वहां पे कोरोना के? नहीं बिल्कुल, हमने अंकुल खुद जी, आह्वान मुझे किया, तो यहाँ तक भारतीय जानकारी मिली है जनता कि जो पार्टी ने आंकड़ा और माननीय बीजेपी दे रही नरेंद्र है, मोदी जी ने हिंदुस्तान खुद की आह्वान किया जनसंख्या इस बात उतनी का, नहीं है जितने इस लोगों को बात का इन्होंने खुद खाना आह्वान भिजवाया किया है, है कि
जो भी लोग जो है साथ में आना चाहते हैं और साथ में मिलकर और सभी इस वैश्विक महामारी से निपटना चाहिए। लेकिन आप देखिए दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, कि जो वो कह रहे हैं आपने कई वीडियो तक वायरल हुई हैं जिनमें उन्होंने अपने ही खास लोगों को जो है उस भोजन का जो है ठेका दिया गया और इतनी घटिया क्वालिटी का भोजन उनको परोसा गया। नहीं, ठीक है, जानवर नहीं थे, मनुष्य थे। ब्रह्म ऋषि जी, ठीक है, वो ठेका किसको दिया गया? एक सेकंड, संदीप जी मेरा सवाल, ठीक है तिवारी जी, आपको जिसको भी ठेका दिया गया, जिससे भी काम लिया गया, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी थी ये आरोप लगाने की? आप बात दिक्कत हमें ठेके से नहीं, ठेका वो किसी को दें, लेकिन उस भोजन की क्वालिटी जो होनी थी, जो एक आम आदमी खा सके, उसे कम से कम ऐसा भोजन तो मुहैया कराना था। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। केवल सिर्फ आंकड़ा छू लिया कि जी 10 लाख लोगों का खाना बना दिया, जो सिर्फ हवाई था, कुछ नहीं था। ये जो आप क्वालिटी का एलिगेशन लगा रहे हैं सर तिवारी, याद है सबूत आपके पास ना है ना होगा, एलिगेशन बेबुनियाद है सर। अंकुल जी ठीक है, हमारे साथ राजीव मिश्रा भी जुड़े हुए। राजीव मिश्रा जी से भी एक बार बात कर लेता हूँ, उनके पास एक सवाल भी है, लेकिन उनसे पहले मैं एक जवाब ले लूँ उनसे। राजीव, आपने अभी दोनों प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी से भी सुना, आम आदमी पार्टी से भी सुना। आपको नहीं लग रहा कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति जो है, आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है, ये चल रहा है? आज भी कोई भी पार्टी ये ध्यान नहीं दे रही है कि लगातार जो दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को एक अच्छा मैसेज देने का कि हाँ, हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर हाथ थाम कर काम कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए अब हम काम करेंगे? क्या ये मैसेज नहीं जाना चाहिए लोगों तक? अंशु जी, बिल्कुल आपने सही कहा और मैसेज यही जाना चाहिए। और नेता नगरी का ये पहला उसूल होता है कि जन जन तक की जो सेवा है उसको लेने का करने का जो प्रयास होता है वही नेताओं का काम होता है। और नेता हम जो चुन के भेजते हैं असेंबली में या जहां भी, उनको हम लोग सिर्फ चुनते इसलिए हैं ताकि वो हमारे आड़े वक्त पर हमारी मदद कर सके और हमारे देश को बचा सके। लेकिन इस जो महामारी देश में फैली हुई है, ये कोई एक क्षेत्र में नहीं है, केवल दिल्ली या यूपी या हरियाणा में नहीं फैली हुई, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है, पूरे विश्व में फैली हुई है। और इतनी खतरनाक महामारी है ये कि इससे बचने के लिए सरकारें अपने अपने देखिए लॉकडाउन किया, भोजन बंटवाई, आग बाकी जो अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी भी दलीलें सुनी है। तो मेरा कहना का मतलब यही है कि ये आपने जो प्रश्न जो किया था वो बड़ा वाजिब प्रश्न था कि इस नेता नगरी से ऊपर उठ के भी एक स्थान आता है, वो आता है नैतिकता का। और नैतिकता बहुत जरूरी है समाज के लिए। जब तक ये इन चीजों से उठ के, अब चूंकि एक्चुअली होता क्या है कि जिसको जिसने वोट दिया है, चाहे वो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को या बीजेपी के, उनको अपने ही कार्यकर्ताओं में मजा आता है। कहना चाहिए कि अगर हम बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के जो लोग हैं वो अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए वो किसी हद तक जाते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं, देखिए इन वन मैं, मतलब मैंने ही जो किया वही किया है। उधर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी यही दिखाने का प्रयास करती है कि जो मैंने किया है, मैंने जो किया है, मैंने जो कर लिया वही सत्य है, बाकी कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहा। हालांकि अगर हम बात करें हम दोनों की, काम दोनों ही कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी भी कर रही है, लेकिन इन दोनों को सबक ये सीखने की जरूरत है कि इसको मिलके किया जाए, ना कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा जाए। ठीक है, अब हमारे पास 1 मिनट बाकी है। संदीप त्यागी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फटाफट अपना कमेंट दीजिए कि क्या अब दिल्ली में राजनीति से ऊपर उठकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली के लोगों के भलाई में लगेगी? आखिरी कमेंट फटाफट। सर बिल्कुल लगेगी और लगी रही है। आम आदमी पार्टी की हमेशा कोशिश रही है, जब पहली बार हमारी सरकार आई तब से कि कोऑर्डिनेशन बना लिया जाए केंद्र सरकार से, लेकिन केंद्र सरकार को परेशानी ये है कि काम हम करें और क्रेडिट वो ले जाए। यही कारण है कि ये मानसिकता है इनकी, ये मानसिकता, इनको क्रेडिट चाहिए। ऐसी वैश्विक महामारी में आप समझ सकते हैं कि कौन चाहता है क्रेडिट। ठीक है संदीप त्यागी। ब्रह्म ऋषि आपका आखिरी कमेंट, आपका आखिरी कमेंट। अभी आपने हमारे मित्र का जो बयान सुना कि इनको क्रेडिट चाहिए। समय देखिए, इस वैश्विक महामारी में लड़ने का इनको क्रेडिट चाहिए। ऐसे समय में हमारे ठीक है, आखिरी कमेंट अमित शाह जी
माननीय अमित शाह जी हॉस्पिटलों का दौरा कर रहे हैं, उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, बेडों का जो है इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन इनको क्रेडिट चाहिए, इन्हें क्रेडिट से मतलब है। ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी वैश्विक महामारी में। प्रोग्राम अगर प्रोग्राम ठीक है, प्रोग्राम खत्म करने का समय आ गया, प्रोग्राम खत्म करने का समय आ गया। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसी ठीक है। महामारी के समय में आपको क्रेडिट चाहिए। हमारे नेता जिन पे हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई पद भी नहीं है, वो देश दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के पर्सनल लेवल पे सेवा कर रहे हैं, और इनके हेल्थ आप लोगों ने पूरे मजदूर, आप लोगों ने तो अपने वॉलंटियर से जो है पूरे गरीब मजदूरों को वहां से भगाने का काम किया, उन लोगों को खदेड़ने का काम किया। वो जनता है, लोग पूरे जो है पूरी दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है वो सभी, पूरी दिल्ली की ठीक रीढ़ है, की ठीक हड्डी है। से वो अब मजदूर उन्हें अपने खदेड़ने का काम किया बेचारा। ठीक है, ब्रह्म ऋषि जी, संदीप जी, सुनिए मेरी बात। ये जो हमारा मंच है, ये बहस करने के लिए का तो मंच है ही, लेकिन उस बहस के बाद एक कंक्लूजन पे आने का भी मंच है। तो हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। शायद आपने भी कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, और भारतीय जनता पार्टी से भी हमारी भी अपील है, और वो खुद भी समझदार हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें मिलकर ही काम करना होगा, कोरोना वायरस से मिलकर ही निपटना होगा। जी, हम तो आखिरी हमेशा कमेंट अपने मंच फटाफट, से मेरा आह्वान टाइम करते खत्म हो गया। हम हमेशा अपने मंच से आह्वान करते हैं कि अगर राज्य सरकार को जहां भी जिस मामले में भी केंद्र सरकार की आवश्यकता हो, सहायता की आवश्यकता हो और किसी भी चीज की आवश्यकता, हमने खुले मन से हमेशा सदा उनका आह्वान किया है कि इस वैश्विक महामारी में मिल के लड़ना है, घटिया और राजनीति से दूर होकर जनमानस के कल्याण के लिए काम करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं खत्म कर दूं इस डिबेट को। अब हमारा टाइम खत्म हो गया, और मैं इस डिबेट को खत्म करने का भी समय है। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपको हम बुलाएंगे। ठीक है, आपसे हम जोड़ेंगे कल फिर किसी मुद्दे के साथ, लेकिन जाते जाते कंक्लूजन यही है कि ठीक है संदीप जी, ठीक है, ठीक है। जाते जाते यही आपके जो हमारी जो सरकार है, उनसे भी हमारी अपील है कि अब राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को एक मंच पर आना चाहिए, क्योंकि मौत का जो आंकड़ा है, ये जो बीमारी का जो आंकड़ा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और बिना एक दूसरे से समन्वय बिठाए आप इस बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। फिलहाल इतना ही। आप कल फिर आपसे हम जुड़ेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।